हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोग फोर्थ यूनिट ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। उससे पहले हम लोग जानेंगे डिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट को पूरा ब्रीफली समझेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द एज ऑफ नैरो स्लिट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। दैट मीन्स लाइट का किसी भी नैरो स्लिट से बेंड होना डिफ्रैक्शन कहलाता है। इस फिनोमेना को होने के लिए आपको सबसे पहले एक स्लिट की जरूरत होती है। आप क्या करते हैं, किसी भी सोर्स से लाइट को भेजते हैं उस नैरो स्लिट में, और नैरो स्लिट के एज से, एंड से क्या होता है, वो लाइट बेंड हो जाती है और आगे आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पे पी पॉइंट पे जो लाइट बेंड होके पैटर्न बनाती है, उस पूरे फिनोमिना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को डिफ्रैक्शन में 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला जो पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। पढ़ना है आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट, एंड देन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ एन स्लिट। जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ एन स्लिट है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं। सो डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पे हमने एक स्लिट ली है, ये आप देख सकते हैं, जिसकी विड्थ ए है, स्मॉल ए है। आप देख सकते हैं इस स्लिट का जो मिडिल पॉइंट है उसको हमने ओ बोल दिया है। उसके सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट पी है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्लिट में, ए विड्थ की स्लिट है, आप क्या करते हैं, इसमें लाइट को पास कराते हैं। लाइट को जैसे हम पास कराते हैं वैसे क्या होता है, लाइट जो है वो बैंड होके पी पॉइंट पे मिलती है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ 2 रे ली हैं, ऐसा नहीं है 2 रे हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज, बट हियर वी स्टडी वन बाय वन विद द रूल। सो हमने यहाँ पे 2 रे ली हैं, 2 रे ली हैं। 2 रे के बाद हम क्या करेंगे, कुछ रूल हमें पता होंगे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उन रूल को हम अप्लाई करेंगे, एक नया रूल फाइंड करेंगे। उस रूल की सहायता से जो टोटल लाइट बैंड हुई है और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस फोटोग्राफिक प्लेट पे पी पॉइंट पे मिला है वो हम आसानी से स्टडी कर लेंगे। सो डरने की बात नहीं है, आप लोग देख लें क्या हुआ। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे आप लोग देखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट अस कंसीडर अ सिंगल नैरो स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल ए। सबसे पहले हमने स्लिट मानी है स्मॉल ए विड्थ की। व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू दिस नैरो स्लिट, जब लाइट को इस नैरो स्लिट से पास कराते हैं, देन इट हैज बीन डिफ्रैक्टेड, तो ये डिफ्रैक्ट हो जाती है बाय एंड्स ऑफ दिस स्लिट, इस थिन दिस स्लिट से। ये बहुत पतली स्लिट है, बहुत ही नैरो स्लिट है। इससे जो स्लिट से जो लाइट पास होती है, बैंड होकर पी पॉइंट में पहुंचती है, वो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे बनाती है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेजर एट द पॉइंट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। और ये जो लाइट यहाँ पे पहुंची है, उस लाइट रे की जो इंटेंसिटी है उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे पी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हेयर इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन लाइट हैज अ प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे हमने जो लाइट यूज की है उसका जो वेव फ्रंट है, जो उसका फ्रंट पार्ट है वो प्लेन है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम जो लाइट यूज करते हैं उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमारा प्लेन ही होता है। नाउ अगेन लेट अस कंसीडर अ dx एलिमेंट एट द पॉइंट ऑफ Q, देन द वेव इक्वेशन एट द पॉइंट P इज गिवन बाय। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जो आपको गैप दिख रहा है स्मॉल ए, इसी तो हम लाइट पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने Q पॉइंट पे dx एलिमेंट मान लिया और हमने कहा कि उससे जो लाइट पास हुई है, P पॉइंट पे पहुंची है, उसके कारण यहाँ पे जो लाइट रे पहुंची है, डिफ्रैक्ट होके जो पैटर्न बना है, सबसे पहले हम उसकी वेव इक्वेशन लिखेंगे। तो ये जो वेव इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। dy = a sin 2π t/t - qp/λ × dx। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, नाउ अगेन फ्रॉम फिगर, qp = op - on, qp = op - on। जो qp है, ये वाला जो पार्ट है qp, उसको हम क्या करेंगे, अगर op पूरे में से इतना घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, qp मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, तो सिंपल है, qp = r - on। हमने क्या किया है, जो
ओपी है हमारा, उसको हमने स्मॉल आर पहले ही कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे ओ एन को फाइंड करना है। ओपी तो हमें मुझे पता था, ओपी की जो वैल्यू थी वो स्मॉल आर थी, और क्यूपी इज इक्वल टू ओपी माइनस ओ एन। तो हमें यहाँ पे ओ एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फिगर था जो बैक पेज में है, इससे पहले पेज में हम लोग देख रहे थे, उसमें आप लोग देखना कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यू ओ एन, जो राइट एंगल ट्रायंगल क्यू ओ एन है उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आपका ओ एन अपॉन ओ क्यू। सिंपल है, यहाँ पे ओ एन इज इक्वल टू ओ एक्स की जो वैल्यू है वो स्मॉल एक्स हमने पहले मान रखी है उसमें, तो ओ एन इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस ओ एन की जो वैल्यू है 3 से और जो 2 से वैल्यू है उन दोनों को, सॉरी जो 3 से जो वैल्यू है उसको हम 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ओपी इज इक्वल टू आर माइनस एक्स साइन थीटा, इस 4 हो गया आपका। अब जो 4 इक्वेशन है इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे, तो डी वाई इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस आर माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन लैम्डा इंटू डी एक्स। आपने देखा सब कुछ वैसा ही है। यहाँ पे हमें जो जिसकी वैल्यू पुट करनी थी क्यूपी की, उस क्यूपी की वैल्यू हमने क्या किया, दोनों बार हमने फिगर में देखा है, फिगर को देखते हुए हमने क्या किया, जो क्यूपी की जो वैल्यू थी वो इजिली कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर 1 में हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन जो है, आपने डीएक्स एलिमेंट के लिए आपने जो वेव इक्वेशन निकाली है वो आई है आपकी डी वाई। सो you know very well, if you integrate this part dy within limit, then you can maybe calculate the value of resultant wave equation on the photographic plate. That means हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस dy को हम क्या करेंगे, माइनस ay2 से लेके ay2 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, माइनस ay2 से लेके प्लस ay2 तक क्यों इंटीग्रेट करेंगे, हमने जो नैरो स्लिट कंसीडर की थी उसमें हमने देखा था कि जो बिट थी वो थी स्मॉल है। अब हमने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट ओ माना था, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने ओ माना था। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो वर्किंग की है वो सिर्फ ओ से लेके क्यू तक की है, लेकिन क्या हुआ, जो स्लिट की बिट है वो कितनी है, वो स्मॉल है, जो भी लाइट पास होगी वो पूरे से पास होगी, हमने सिर्फ इतना कैप्चर किया है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा एक सिस्टम होता है, हमने ओ को मिडिल पॉइंट में माना है, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओ को अगर रेफरेंस पॉइंट 0 माने तो नीचे भी हमारा माइनस ay2 होगा, ऊपर क्या होगा, प्लस ay2। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपका यहाँ पे हम इसको बाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, ओ से नीचे आपका नेगेटिव बाई एक्सिस और ओ से ऊपर आपका पॉजिटिव बाई एक्सिस। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डीएक्स एलिमेंट के कारण जो वेव इक्वेशन आई है, डीएक्स एलिमेंट के कारण जो वेव इक्वेशन आई है वो dy आई है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी जो बिट है उसके कारण जो लाइट यहाँ पे पास हुई उसकी जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन वो आई, वो कैसे करेंगे, सिंपल है, आप माइनस ay2 से लेके प्लस ay2 तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस ay2 से लेके प्लस ay2 तक इस dy को हमने इंटीग्रेट कर दिया, dy की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, देख सकते हैं आप लोग, ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस आर माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन लैम्डा इनटू डीएक्स। इसको हमने जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेट करते हैं तो आता है आपका माइनस कॉस थीटा, और जो उसके रेफरेंस में पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है अपॉन में, वो उसका हमने क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं कॉस के साथ में पूरा पार्ट आ गया, साइन का कॉस होता है। अब इस वाले पार्ट का करेंगे पूरे का, तो आप देख सकते हैं इसका तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इसका x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में ही हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन थीटा बचेगा, x का 1 बचेगा, नेगेटिव साइन माइनस यहाँ पर भी है, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सिंपल किया है, सिंप्लीफाई किया है, देखिए इसको थोड़ा ऊपर भेज दिया है, आप लोग देख सकते हैं, सेट कर लिया है थोड़ा। अब एक बार अपर लिमिट अप्लाई करी है x की जगह पे, माइनस एक बार लोअर लिमिट अप्लाई की है x की जगह पे। अब हमने क्या किया है, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया है, तो इस तरीके का आपका आ गया है। अब आप लोग जानते हैं कि cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी, ये जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 साइन a साइन b का। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू ए लैम्डा पाई साइन थीटा साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस आर अपॉन लैम्डा साइन पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा।
तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे यहाँ पे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन को निकाला है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें अभी इक्वेशन मिली थी बाई में, उसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल ए से डिवाइड करेंगे, स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लानी है, तो ये मैटर नहीं करता आप किससे डिवाइड करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज से मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसी से डिवाइड होना चाहिए, जिससे कि हमारी इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है इस तरीके से। अब हमने क्या किया है, जो पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा है, इसको हमने एक अनदर क्वांटिटी अल्फा कंसीडर कर लिया है और 7 में पुट कर दिया है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जगह पे हमने अल्फा पुट कर दिया है, सिंपल है, और इसकी जगह पे भी हमने अल्फा पुट कर दिया है। तो आपको हमने क्या किया, ये साइन अल्फा को पहले लिख लिया है। तो y इज इक्वल टू आपकी जो इक्वेशन निकल के आई है, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस आर अपॉन लैम्डा। दिस इज द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन एट द पॉइंट P आफ्टर डिफ्रैक्शन। सो ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट B, find the diffraction pattern of the resultant wave equation y is equal to a sin alpha upon alpha sin 2 pi t upon t minus r upon lambda. So this is resultant wave equation. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन निकली है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो वेव इक्वेशन निकली है उसकी हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे पी पॉइंट पे। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए वी हैव टू नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वेव इक्वेशन एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू द इंटेंसिटी। सो नाउ हियर वी हैव अ वेव इक्वेशन समथिंग लाइक दिस इन इक्वेशन 9, एंड इन दिस इक्वेशन दिस पार्ट इज एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो वाला जो पार्ट है आप लोगों को पता हो, वो एम्पलीट्यूड होता है, उसको एम्पलीट्यूड कह दिया, उसे आर से कह दिया है। अब आपको ये भी पता है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि आर को यहाँ पे पुट कर दिया है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हमारा इंटेंसिटी निकल आई है। सो अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर को हमने आई नॉट कह दिया है, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट। अभी हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन नंबर 13 में आपने जो इंटेंसिटी फाइंड कर ली है। इस इक्वेशन 9 की हेल्प से हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड हमारा ये हुआ, इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इंटेंसिटी की एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 13 में है। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी हमेशा किसकी निकलती है, वो निकलती है आपकी किसकी, किसी भी पैटर्न की। जो पैटर्न आया है उसमें इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम भी होगी और मिनिमम भी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को फाइंड करेंगे। तो आपको पहले पता होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है आपकी आई, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 13 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हमने कर दिया है। इक्वेशन नंबर 13 में है आपका आई दिया हुआ, यहाँ पे पुट कर दिया है इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ है, डी अपॉन डी अल्फा ऑफ आई की वैल्यू को पुट किया है। सिंपल आई नॉट जो है वो आपका कांस्टेंट है, उसको इधर कर लिया है हमने। सिंपल इसको फर्स्ट फंक्शन माना है, इसको सेकंड फंक्शन माना है। सिंपल डिफरेंशिएशन है, आप लोग कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किया है इस तरीके से, सिंप्लीफाई करते 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 आपका इक्वेशन नंबर 14 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर 14 में क्या हुआ, हाँ, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 14 मिला है। अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे 2 केस अराइज होंगे, या तो ए 0 होगा या तो ए वाला 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करके देखेंगे। जब इसको 0 के इक्वल करके देखेंगे तो आपको देखो देखने में दिख रहा है यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब आपने साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई ऑल्सो 0, एंड साइन 3 पाई ऑल्सो 0, 4 pi also 0, and so on, n pi also 0. So putting here in the value of 0 we get sin plus minus m pi. That means 0 की जगह पे हमने sin plus minus m pi लिख दिया। आपको पता है यहाँ पे m की जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसकी जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर लिया है। यहाँ पे साइन दोनों की तरफ से एलिमिनेट हो गया है। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस एम पाई। अब आपको पता है अल्फा की जो वैल्यू है हमने पहले कंसीडर कर रखी थी, अल्फा इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है।
इस तरीके से ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। ये आपकी मिनिमा की कंडीशन आ गई है। मैंने अभी आपको बताया था कि m इज अ इंटीजर एंड m कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटीजर्स, जस्ट लाइक m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। m इज इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो आपको सेकंड मिनिमा मिलेगा। दैट मीन्स m इज अ इंटीजर एंड ऑल्सो नोन एज अ ऑर्डर एंड दिस इक्वेशन 15 इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा कंडीशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मिनिमा के लिए हमने कैसे फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमा के कंडीशन के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कैसे होता है इसको 0 के इक्वल करके। तो अब हम लोग की सेकंड देखेंगे, उसमें दूसरे वाले पार्ट को 0 के इक्वल करके देखेंगे। जब दूसरे वाले पार्ट को हमने 0 के इक्वल किया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इसको इज इक्वल टू के इधर भेज दिया है राइट हैंड साइड में, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है। सिंपल साइन अल्फा को इधर भेज दिया है, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा आपका यहाँ पे आ गया है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। हाँ, तो हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे i इज इक्वल टू आपका क्या निकला हुआ है, i इज इक्वल टू I0 निकला हुआ है। तो i इज इक्वल टू I0 कैसे निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा है। tan अल्फा को हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी वाली इक्वेशन में अल्फा की जगह पे पुट करेंगे। जब tan अल्फा को इंटेंसिटी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, अभी हम अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है i इज इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अल्फा की जगह पे अगर tan अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स कॉस अल्फा। अब अल्फा की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू I0। दैट मीन्स जब एक्सिस हमारा होगा, एक्सिस पे जहां पे 0 वैल्यू होगी वहां पे हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। दैट मीन्स इक्वेशन ए इज नोन एज अ कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हमारी जो वैल्यूज आएंगी उनके लिए हम लोग क्या, फर्दर जो मैक्सिमा वाली कंडीशन है उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इज फर्दर कंटिन्यूड बाई इफ अल्फा इज इक्वल टू 3π/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू को 3π/2 पुट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो आपका I1 निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, जिसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। एक तो प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया है, जब दूसरी बार हमारा आएगा वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इसलिए हमने बोला है क्योंकि वो दूसरी बार आया है। इफ अल्फा इज इक्वल टू π/2, अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने 3π/2 लिया, एक बार π/2 लिया, अब दूसरी बार जब 5π/2 लेंगे, जब पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड मैक्सिमा, बिकॉज ऑफ ये दूसरी बार आपका आया हुआ है। ऐसे तीसरी बार हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 7π/2 पुट करेंगे। जब 7π/2 पुट करेंगे तो आपका I3 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। हाँ, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, चारों इक्वेशन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की मैक्सिमम कंडीशन के लिए किस तरीके से हमने इंटेंसिटी की मैक्सिमम कंडीशन को फाइंड किया है। ए में प्रिंसिपल मैक्सिमा, दूसरे में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि दूसरी बार हमारा मिला है सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हमारा क्या हुआ, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हमारा सेकंड बार मिला है। ये हमारा क्या हुआ, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हमारा तीसरी बार मैक्सिमा मिला है। अब देखिए इसको सेकेंडरी क्यों बोला है, क्योंकि प्रिंसिपल एक है, प्रिंसिपल के बाद जितने भी मैक्सिमा होंगे उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। अगर पहली बार आएगा तो फर्स्ट, दूसरी बार आएगा तो सेकंड, तीसरी बार आएगा तो थर्ड, ऐसे करके हम लोग और भी आगे निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मोटिव है वो इनका रेशियो निकालना है, इन इंटेंसिटीज का। तो आपको पता है रेशियो या रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में आपने जो फाइंड किया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इंटेंसिटीज। प्रिंसिपल तो हमारा I0 है। अब जितनी भी इंटेंसिटीज को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उनका रिलेटिव इंटेंसिटीज का रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I0 को I1 से क्या कर देंगे, I1 को I0 से डिवाइड कर देंगे, और I2 को I0 से डिवाइड कर देंगे, और I3 को I0 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, तीनों का रेशियो ले लेंगे। जैसे हम लोग रेशियो लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, I1 अपॉन I0, I2 अपॉन I0, I3 अपॉन I0। अब आप लोग यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हुआ, इस इक्वेशन में I अपॉन I0 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, 1 इस तरीके से। इस इक्वेशन में अगर I अपॉन I0 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, 4/9 पाई स्क्वायर।
सिमिलरली इसमें भी अगर आई नॉट को इधर लाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव इंटेंसिटी। इसे भी क्या बोलेंगे, रिलेटिव इंटेंसिटी। इसे भी क्या बोलेंगे, रिलेटिव इंटेंसिटी। इसे भी क्या बोलेंगे, रिलेटिव इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल इंटेंसिटी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, रिलेटिव इंटेंसिटी वो होती है प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, बाकी जो इंटेंसिटी का हम लोग क्या रिस्पेक्ट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव इंटेंसिटी। सो विद द हेल्प ऑफ narrow slit, single slit, we successfully define the diffraction pattern and also calculate the relative intensities and also find the ratio of the relative intensities in this equation B. Thank you.